वेलकम बैक मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं। नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान। देखिए, कभी कभी थ्योरी पढ़ते पढ़ते हम ऊब जाते हैं, या कह सकते हो हम पढ़ते रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हम प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे या प्रश्न किस तरीके से पुटअप होगा। तो मैं अब आपके सामने कुछ प्रश्न ला रहा हूं। लगातार कई वीडियो से मैं प्रश्न आपके सामने रखूंगा। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, जैसे आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, लोअर पीसीएस एग्जाम और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको आगे काम आएंगे। तो थोड़ा सा इनको केयरफुल सुनिएगा और जो फैक्ट्स दे रहा हूं उनको जरूर ध्यान से सुने। टाइम हो, कॉपी पेन हो तो उसको नोट भी कर लें। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ आपको स्वयं लिखने होंगे। तो चलिए एक बार फिर से, हमने जो प्रश्नों का यहाँ व्यवस्था रखी है वो एमसीक्यू रखी है, यानी कह सकते हो बहुविकल्पी। विकल्पों में से आपको चूज करना होगा। तो चलिए, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करिएगा, मेरी स्लाइड आपके सामने ओपन होगी। पहली स्लाइड, उसमें आपके 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। उनको आप पहले पॉज करके देखिए, उनके क्वेश्चन के आंसर अपने मन में डिसाइड करिए और फिर सोल्यूशन सुनिए जो मैं बोलता हूं। फिर देखिए आप कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए हम लोग पहली स्लाइड पे चलते हैं। एक बार आपके सामने पूरी स्लाइड ओपन है, आप आराम से तसल्ली से इसको देख लीजिए और क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, अपने मन में पहले इनके आंसर बना लीजिए, फिर इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके सामने, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय, ध्यान रखिएगा एक डेट डिसाइड की गई थी 26 जनवरी। तो ये 26 जनवरी ही क्यों डिसाइड थी, रीजन क्या है, ध्यान देना इस पे थोड़ा सा। क्वेश्चन ये इस तरीके से है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, अब यहाँ 4 ऑप्शन हैं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या फिर यह एक शुभ तिथि या दिन निकला था, कोई मुहूर्त निकाला गया होगा, या फिर इनमें से कोई कारण नहीं और कोई कारण रहा होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू तो हुआ है, लेकिन बन के तैयार उससे भी पहले हो गया था। आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि जो संविधान है वो बन करके जो तैयार हुआ था वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। इस दिन बिल्कुल तैयार हो गया था, रेडी टू यूज था, और करीब करीब 16 अनुच्छेद इसी तारीख से लागू कर दिए गए थे। संविधान के 16 अनुच्छेद इसी डेट से प्रारंभ किए गए थे। तो ये भी प्रश्न है कि इस तारीख से जो 16 अनुच्छेद, यानी कितने अनुच्छेद प्रारंभ किए गए या लागू किए गए, तो आप वहां 16 बताएंगे। कितने बताएंगे भैया जी? 16 अनुच्छेद सेम डेट से स्टार्ट हो गए थे। दूसरी बात है कि 26 नवंबर आपको जानकारी होगी विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो कि बनकर तैयार हुआ था, तो इसलिए हम लोग 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, 1950 में। तो 26 जनवरी की डेट पहले से डिसाइड थी। उसका कारण यही था, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, कि कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और इसका निर्णय 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये भी याद रखिएगा, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और इसमें पंडित नेहरू ने अध्यक्षता की थी। ये सब पॉइंट्स भी ध्यान रखने वाले हैं कि लाहौर में अधिवेशन 1929 में हुआ और अध्यक्षता किसने की? पंडित नेहरू ने। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इस अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराना है या पूर्ण स्वराज प्रदान कराना है, और इसको उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 26 जनवरी एक डेट रखी कि इस तारीख को पूरे देश में एक साथ हम लोग मनाएंगे। तो ये चूंकि ऐतिहासिक तिथि हो गई, इसलिए कांग्रेस या कह सकते हो संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि हम लोग 26 जनवरी से ही अपना संविधान लागू करेंगे। लेकिन बनकर के तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर को 1949 को। इसके बाद अगर इसकी बैठकों की बात करें, हम थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। संविधान में ध्यान रखिएगा, बनाने में कुल 12 बैठकें हुई। संविधान को बनाने की कुल कितनी बैठक हुई? 12 बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई और अंतिम बैठक कब हुई, ये भी जान लीजिए। फर्स्ट मीटिंग अगर आपसे पूछी जाए पहली बैठक कब हुई थी,
तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें संविधान सभा का जो अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अच्छा, अब आपके मन में आता होगा कि आखिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया और अस्थायी क्यों चुना गया, ये मेन प्रश्न है। तो देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पूरी संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति यानी उम्रदराज थे और उनको सम्मान देने के लिए उनको चुना गया। दूसरी बात, ये परंपरा फ्रांस में थी, वरिष्ठ व्यक्ति को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया होगा, तो ये फ्रांस से परंपरा दी गई थी और इसलिए इनको एक बार पहली बार में अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन दोबारा जब दूसरी बैठक हुई, बैठकों पे ध्यान रखिएगा, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई? 9 दिसंबर 1946। दूसरी जो बैठक हुई थी वो भी ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद। ये इसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, स्थायी मतलब परमानेंट रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा द्वारा। इसके बाद अगली बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, वो 13 दिसंबर को हुई थी। ये सब तिथियां भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आते हैं प्रश्न इन पर भी। ये 1946 में हुई थी फिर से। इसमें पंडित नेहरू द्वारा उद्देशिका, जिसको हम लोग संविधान का उद्देश्य या प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना का जो मूल रूप था यानी सबसे पहला रूप था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को 1946 में संविधान सभा के सामने रखा गया। फिर उस पर चर्चा हुई और अंतिम रूप से उसे 22 जनवरी, ये सब तिथियां याद रखनी है तुम्हें, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अगर कभी प्रश्न आता है कि उद्देश्य या उद्देशिका को पारित कब किया गया, तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 को। प्रस्ताव को रखा किसने था और कब रखा था? तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। यानी संविधान का जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है उसका पहला प्रारूप। ठीक है, तो ये कुछ तिथियां थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया क्यों गया था? क्योंकि वो सीनियर मोस्ट थे, और दूसरी बात, ये परंपरा फ्रांस में रही होगी पहले, उसी को आधार मान करके उसी के बेस पर इसको फॉलो अप किया गया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले पॉइंट पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम इस पे बात करेंगे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता अभी मैं चर्चा कर ही चुका हूं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ध्यान रखिएगा पहली बैठक हुई कब थी, ये जरूर फिर से एक बार मैं लिख देता हूं। ये तारीख थी 9 दिसंबर और सन था 1946 को, जब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। अंतिम बैठक भी जान लेना आप थोड़ा जानकारी के लिए। 12वीं बैठक कब हुई थी? ये तारीख थी 24 जनवरी 1950। इसमें ध्यान रखिएगा 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें 27 लोग पाकिस्तान के भी थे, यानी पाकिस्तानी जो संविधान सभा में रह गए थे, ये बंटवारे के बाद भी बने रहे और इसमें जब हस्ताक्षर कर लिए हैं उसके बाद संविधान सभा पाकिस्तान में गठित हुई, फिर वो चले गए भारत छोड़ करके। ऐसे 27 लोग थे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। यानी 27 पाकिस्तानी लोगों के भी हमारे संविधान सभा में उपस्थिति रही और उन्होंने इस संविधान पर मूल रूप से हस्ताक्षर किए थे। ये 24 जनवरी 1950 की बात है, लेकिन संविधान लागू हमारा 26 जनवरी 1950 से हुआ, यानी 2 दिन बाद से। तो ये अंतिम बैठक अगर पूछी जाए या 12वीं बैठक, तो ये तिथि आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक या मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों की अधिकार समिति। देखिए ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा संविधान में हमारे भाग 3, ये भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दें। मूल अधिकार, अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में है, तो आप बता सकते हो संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार। और मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में किस अनुच्छेद से लेकर के शुरू होते हैं, भी ध्यान रखना है। तो 12 अनुच्छेद से शुरू होते हैं और 35 अनुच्छेद तक जाते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और 12 अनुच्छेद से शुरू होता है और 35 अनुच्छेद तक अधिकारों के बारे में बात की गई है। फिलहाल यहाँ प्रश्न जो कह रहा है, ये मूल अधिकारों पर और अल्पसंख्यकों किस लिए जो समिति बनी थी, यानी कह सकते हो जो संविधान सभा थी ना, इसमें लगभग 22 समितियां थी। ये सब जो फैक्ट्स हम बोले हैं आपके सामने, वो आपको एक पॉइंट की तरह सोचना है। संविधान बनाने में
अंतिम में 284 लोग रह गए थे, शुरुआत 399 लोगों से हुई थी। ठीक है, बीच में पाकिस्तान बटा, कुछ लोग पहले चले गए, कुछ इधर उधर हो गए, इसलिए आखिरी तक आते आते संख्या बच गई 284। इसमें 15 महिलाएं भी थी, ध्यान रखिएगा। उसमें 27 जो एससी कैटेगरी के लोग थे वो थे, और 33 एसटी यानी जनजाति के लोगों ने भी योगदान दिया है। तो संविधान बनाने में जो समितियां गठित की गई थी, यानी एकदम ऐसे तो नहीं संविधान बन जाएगा, विभाग बांटे गए, जिम्मेदारियां बांटी गई सबको अलग अलग। उसमें टोटल 22 समितियां थी, ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है। उन 22 समितियों के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए और उनके अंडर में कई कई लोगों ने मिलकर के काम किया है। तो इनमें से एक समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए। इस समिति का अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष ध्यान रखिएगा सरदार पटेल थे। यानी कि भारत में जो मूल अधिकार आज दिए जा रहे हैं किसी को, जिन पे अधिकारों की हम लोग बात कर रहे हैं, उनका फाइनल निर्णय किसने किया था? सरदार पटेल ने। इसमें भी 2 उप समितियां थी, ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है कि सरदार पटेल की मुख्य समिति है, इसके अंडर में 2 समितियां आई थी, ध्यान रखिएगा। एक थी मूल अधिकार की उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ध्यान रखिएगा, इसमें एक पॉइंट आता है, प्रश्न इस साल की पीसीएस परीक्षा में प्रश्न आया था कि जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की उप समिति थी, तो इसमें मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष, यानी वो 2 उप समितियां बनी थी। मूल अधिकार की जो उप समिति थी, ध्यान रखिएगा, इसमें अध्यक्ष थे हमारे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी नाम याद रखिएगा। और जो अल्पसंख्यकों के लिए, यानी 2 हिस्से इसके बने थे, 2 उप समितियां बनी थी, एक मूल अधिकार के लिए और एक अल्पसंख्यकों के लिए। जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा, वो एचसी मुखर्जी थे। ये प्रश्न छोटे छोटे बीच में से हम बना रहे हैं आपके सामने, जो आपको मदद करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न में भी 2-3 प्रश्न बन गए। पहले तो मूल अधिकारों की समिति और अल्पसंख्यकों अधिकारों की समिति जो गठित की गई, तो उसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इनकी उप समिति के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न आता है, जैसे इस बार पीसीएस 2025 के प्रश्न प्री में आया था कि जो उप समिति थी मूल अधिकारों की, इसका अध्यक्ष कौन था? तो उप समिति, अगर उप शब्द लग जाए मूल अधिकार के साथ, तो आप नाम लेंगे जेबी कृपलानी का। सुचेता कृपलानी का नाम सुना, उन्हीं से जुड़े थे। और अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी, वो एचसी मुखर्जी इसके कह सकते हेड थे या अध्यक्ष थे। एक और प्रश्न है हमारे सामने, चलो उस पर बात करते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? चलिए उठाते हैं। 4 नाम हमारे सामने हैं, विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। देखो ये क्रिप्स ध्यान रखिए, पहले तो ये क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, अब सन वगैरह भी याद करते रहिएगा, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, उसमें ये थे। ठीक है, इन्हीं का नाम था। बाद में ये दोबारा आए हैं और वो कैबिनेट मिशन में आए हैं। ठीक है, तो ये तो शामिल थे ही। ये ध्यान रखिए, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए व्यापार बोर्ड से कौन जुड़ा था कैबिनेट मिशन में, तो ये क्रिप्स जुड़े थे। अलेक्जेंडर जो थे, एबी अलेक्जेंडर, ये नेवी के अफसर थे या नौसेना के अफसर थे, ये भी थे इसके। पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव, ध्यान रखिएगा, उस समय एक इंग्लैंड में पोस्ट हुआ करती थी, भारत सचिव या भारत मंत्री, ये कैबिनेट का मंत्री था वहां के इंग्लैंड की कैबिनेट का। तो उसको जो भारत की जिम्मेदारियां देखता था, उसको भारत सचिव या भारत मंत्री कहते थे। तो देखिए, ये तीनों लोग थे उस समिति में। पैंथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे, ये व्यापार बोर्ड के थे, और ये नेवी के अफसर थे। ये एडिशनल जानकारियां हैं आपके लिए। केवल ये वुड नहीं थे, तो यहां प्रश्न का जो उत्तर चुनेंगे, कौन सदस्य नहीं था, तो हम कहेंगे वुड नहीं थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था चार्ल्स वुड, चार्ल्स विलियम वुड। ठीक है, फिर ये इन्होंने कुछ किया है क्या हिस्ट्री में, तो मैं जानकारी के बता दूं, 1954 में शिक्षा का मैग्ना कार्टा नाम से एक फेमस है अधिकार पत्र, 1954 बोल गए, 1854। विलियम वुड 1854 में एक वुड डिस्पैच, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा कभी, वुड डिस्पैच, उन्होंने डिस्पैच बना करके भेजा था। इसी को हम लोग भारत में इंग्लैंड द्वारा दिए गए शिक्षा का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, अगर प्रश्न आता है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन सा पत्र था,
तो वो ध्यान रखिएगा। वुड डिस्पैच कब आया था? ये 1854 में आया था। वो इन्हीं वुड ने बना करके दिया था। तो ये इन्होंने शिक्षा के लिए काम किया था, ये वुड डिस्पैच या कह सकते हो मैग्ना कार्टा। तो उनका इसमें योगदान कोई नहीं था, इसमें कैबिनेट मिशन में। चलिए हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा पढ़ने में चेंज हो गया, ये 4 नंबर पीछे भी हो चुका था, 4 नंबर इसमें भी है। चलिए इस स्लाइड में जो क्वेश्चंस हैं आप लोग पहले पॉज करिए स्क्रीन को, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने मन में डिसाइड करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं, आप मिलाइएगा कितना सही कितना गलत है। क्वेश्चन हमारा पहला है, यहाँ पर ये जो हमने रखा हुआ 4 नंबर रखा है, लेकिन वो एक्चुअली में 5 है, 1 नंबर डबल हो गया है। चलिए बात करते हैं। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? कुछ प्रश्न के यहाँ पर विकल्प हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए, या पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए? तो पहले तो मैं इसका उत्तर ही बता देता हूं, बाद में हम इस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ये जो आए थे महोदय, जिनका नाम था रेड क्लिफ, एक्चुअली में रेड नहीं रैड था, यानी रेड का मतलब RAD से इनकी स्पेलिंग थी, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है RAD से रेड क्लिफ तो नाम है इनका, लेकिन स्पेलिंग से क्या मतलब हमको। रेड क्लिफ ऐसे तमाम अलग अलग लोग बोल देते हैं। तो इनका पूरा जो नाम था वो ध्यान रखिएगा। एक तो सर की इनको उपाधि प्राप्त थी, सर और सिरिल, और रेड क्लिफ इनका नाम था। तो चलिए इनका नाम तो आप जान ही गए कि सर, क्या नाम था इनका? सर सिरिल रेड क्लिफ। इनको एक्चुअल में भारत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, इससे पहले कभी भारत आए नहीं थे। लेकिन जब डिवीजन यानी कि विभाजन की बात हुई, 3 जून को सर या लॉर्ड माउंटबेटन कह दो, सर क्या कहें उनको हम, 3 जून 1947, कुछ तिथियां हैं जो आप याद रखना। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डिसाइड किया या निर्णय किया कि भारत का विभाजन होगा। इसको हम लोग मन बाटन योजना, फाल्कन योजना, ये 2-3 नाम हैं। माउंटबेटन से लोग मन बाटन योजना कह दिए, इसका दूसरा नाम है फाल्कन योजना। जो माउंटबेटन प्लान था उसका नाम था फाल्कन योजना भी कह सकते हो। तो ये 3 जून 1947 को बना था, डिसाइड हुआ था कि भारत बटेगा, पाकिस्तान और भारत 2 हिस्सों में। तो जब बंटने का निर्णय हो गया तो कैसे बटेगा? तो बंगाल, यानी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे और पंजाब में ज्यादा थे। तो जहां मुस्लिमों के बाहुल थे उनको दो हिस्सों में बांटना था। पंजाब के 2 हिस्से होने थे और बंगाल के। बंगाल में एक हिस्सा और शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा, आसाम का सिलहट नाम का एक जिला था, उसका भी बंटवारा हुआ था, क्योंकि वहां भी मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी। तो निर्णय हुआ जिन जिन जिलों में या जिन हिस्सों में ज्यादा मुसलमान हैं वो हिस्से काट करके पाकिस्तान बनेंगे। तो पाकिस्तान जो प्रारंभ में बना था, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, और जो इस समय पाकिस्तान वो पश्चिमी पाकिस्तान था। यानी पाकिस्तान 2 हिस्सों में बनकर तैयार हुआ था, यानी बंगाल का हिस्सा काट करके आधा, और आसाम के सिलचर जिले को काट करके पूर्वी पाकिस्तान बना, और पश्चिमी पाकिस्तान बना था पंजाब को काट करके और सिंध बलूचिस्तान वगैरह जोड़ करके। तो बात हम करते हैं कि ये जो आए थे महोदय, इनको केवल 5 सप्ताह का समय मिला। सोचो, जो व्यक्ति कभी भारत ना आया हो, जो भारत की परंपराओं, व्यवस्थाओं और भूगोल को न जानता हो, उसे दिया गया जिम्मेदारी कि भारत को बांटना है। तो कैसे बांटेगा? और भी टाइम नहीं मिला कि वो अध्ययन कर पाता बेचारा। 5 सप्ताह उनको समय मिला, उसी के अंदर इन्होंने बना दिया। ये जो रेड क्लिफ थे, इनके अंदर में कह सकते हो 2 सीमा आयोग बने थे, एक बंगाल सीमा आयोग और एक पंजाब सीमा आयोग। इनकी सहायता के लिए 2 मुस्लिम और 2 अन्य में ये हिंदू, सिख, ईसाई सब कुछ आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इतिहास कहता है कि 2 मुस्लिम सदस्य, वो भी न्यायाधीश हाईकोर्ट स्तर के थे, और 2 अन्य, ये भी न्यायाधीश हाईकोर्ट स्तर के, ये अन्य जो समुदाय थे उनमें से थे। तो टोटल 4 सदस्य इसमें अन्य रूप में रखे गए। एक तो सर रेड क्लिफ, इनके साथ 2 और लोग, हिंदू और 2 या हिंदू या कोई भी और कम्युनिटी हो सकती है, और 2 मुस्लिम। ये विशेष तौर पे जोर देकर कहा गया कि 2 मुस्लिम और 2 अन्य, ये इतिहास कहता है ऐसे। तो इस टोटल 5 लोग कुल मिलाकर थे। इन लोगों में कभी आपस में बटी नहीं,
क्योंकि अपन में झगड़ते रहे, तो इसलिए कुल मिला के चली रेडक्लिफ की ही। उन्होंने अपने हिसाब से नक्शा धर के बांट दिया। इतना ज्यादा विवाद हुआ इसमें, बाद में ध्यान रखिएगा। लगभग जो सीमा रेखा इन्होंने बांटी थी वो 3300 किलोमीटर या 3300 किलोमीटर भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया है। और केवल 5 सप्ताह यानी 1 महीने के आसपास का समय इनको मिला। बना करके इन्होंने 15 अगस्त से पहले तैयार कर ली थी रिपोर्ट, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस समारोह होना था और समारोह में बाधा उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि अगर बंटवारा हो जाए तो जिसका घर बट रहा होगा, ध्यान रखिए, जिसके आधे खेत पाकिस्तान में जा रहे होंगे, आगे आधे हिंदुस्तान में आ रहे होंगे, जिनका गांव बट रहा होगा, चूंकि बैठ करके इन्होंने नक्शे के हिसाब से बांट दिया, उसमें लोगों के बीचों बीच घर से ये रेखा गुजर गई, तो कई विवाद उत्पन्न होने थे। तो उस समय इनकी इस रिपोर्ट को रोके रखा गया और इसे जारी किया गया 17 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, पहले समारोह हुआ 15 तारीख को, स्वतंत्र तो हो गया, 12 स्वतंत्र हो गया, ठीक है। और जब समारोह हो गया, जश्न मना लिया गया, इसके बाद जब सामान समेट लिया गया, बिल्कुल फुर्सत हो गया, सब लोग कहने लगे आप रिपोर्ट जारी करो कि कहां से बंटवारा हो रहा है, किस जगह से लाइन गुजरेगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानकारी मिली है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगले बिंदु पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा पूरे भारत से अलग अलग करके जोड़ करके बनाई गई थी। इसमें कुल 15 महिलाएं भी शामिल थी। यानी ऐसा नहीं कि हमारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, ये जरूर था कि लगभग 300 लोगों की संविधान सभा में 15 ही महिलाएं थी। इनमें से एक दलित महिला भी थी और 14 अन्य महिलाएं थी। अगर मैं आपके साथ उनके नाम साझा करूं, मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले, मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक थी सरोजिनी नायडू, आपने नाम सुना होगा। सुचेता कृपलानी, इनका भी नाम सुना होगा आपने पहले से, ये महिलाओं में से थी। हंसा मेहता, इनका भी नाम सुना होगा आपने। राजकुमारी अमृत कौर, इनका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित नेहरू की बहन थी। इसके अलावा एक दलित महिला थी, वो केरल से चुन करके आई थी, उनका नाम था, ध्यान रखिएगा, दक्षिणायनी, कुछ ऐसे करके नाम था, ठीक है। इसके अलावा और तमाम लोग थे, तो कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? प्रश्न ये उठता है। 3 वाचन हुए टोटल। टोटल कितने वाचन हुए? 3। वाचन का मतलब क्या है ये भी जान लो। एक्चुअली में जब कभी आज भी कोई एक्ट मतलब कुछ पारित किया जाता है ना, तो पहले उसका एजेंडा रखा जाता है, पहले वाचन में सब बताया जाए डिटेल वगैरह, फिर दूसरे वाचन में उस पर डिस्कशन होता है खूब अच्छे से, और तीसरे वाचन में मत विभाजन होता है, यानी पास फेल जो भी वोटिंग कह सकते हो वो होती है। तो ये तीनों वाचन फिलहाल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पहला वाचन यानी किस तारीख से किस तारीख तक पहली बार जो मसौदा रखा गया कि उन पे डिस्कशन होगा, तो वो रखा गया था, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम 4 नवंबर। यानी पहला वाचन जो शुरू हुआ वो 4 नवंबर 1948 से शुरू होकर के और बस 5 दिन चला कुल मिलाकर के, वही करीब 9 नवंबर, 5-6 दिन मान लो, 9 नवंबर 1948 तक ये फर्स्ट वाचन है, बहुत कम समय रहा। दूसरा वाचन लंबा चला, ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और ये 17 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और ध्यान रखिएगा 26 नवंबर, यानी संविधान पूरा हो गया, 1949 तक चला। यानी आखिरी डिस्कशन अगर कहा जाए तो 26 नवंबर को हुआ होगा। तो 14 नवंबर से ये तीनों वाचन की आप ध्यान रखिएगा टाइमिंग अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग तरीके से पूछ देते हैं। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, दूसरा 15 नवंबर, ये सन भी ध्यान रखिएगा, ये 48 है, फिर 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 49 तक। सबसे लंबा ये दूसरा वाचन रहा, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा चला ये वाला वाचन। इसी में तो डिस्कशन हुआ सभी बिंदुओं पर, सबसे लंबा समय इस सेकेंड वाचन में चला। और थर्ड वाचन हुआ था 14 नवंबर से 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो ये तीनों वाचन आपको याद रखने। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं।
हाँ, इसकी तिथि तो आप इसी में से चूज कर लीजिए। इसमें कौन सा तृतीय वाचन पूछा गया, 14 नवंबर से शुरू हुआ 1949। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। देखो दो शब्द आते हैं, ध्यान रखना प्रश्न में। अगर कभी अंगीकृत आए, यानी इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं एडॉप्ट लिखा हो, एक एडॉप्ट शब्द होगा अंगीकृत, और एक लागू, लागू को एक्सक्यूट कहते हैं, एक्सक्यूट यानी लागू, दोनों का भाव अलग अलग है। अगर आपसे कहा जाए संविधान कब एडॉप्ट किया गया यानी अंगीकृत किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा ये 26 नवंबर की तारीख है, 26 नवंबर 1949। मैंने कहा था यहां बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया गया, केवल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर से 16 अनुच्छेद तो खैर अप्लाई हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, तो लागू होने का, अगर एक्सक्यूट करने का अगर कभी क्वेश्चन आ जाए लागू कब से हुआ, तो आप 26 जनवरी 1950 कहेंगे, लेकिन आप अंगीकृत एडॉप्ट अगर आ जाए तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1949। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। आप ध्यान रखिएगा जब भी कोई नई स्लाइड हो तो आप उसमें थोड़ा सा एक बार वेट करके क्वेश्चन को अपने आप करके देखा करें। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास प्रश्न है 8वां, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। सन ध्यान रखिएगा आप 1937, ये प्रांतों में चुनाव हुए थे। 1935 में जो शासन अधिनियम आया उसके आधार पर प्रांतों में सरकार बनाने की व्यवस्था की गई, चुनाव हुए, तो टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। एक तो पहली बात ये याद रखिएगा, टोटल कितने प्रांतों में चुनाव हुआ, 11 में। इसमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था, 3 में इसने और सरकार बना ली, गठबंधन जिसको कहते हैं, मिलजुल करके एडजस्ट करके। अब बचे केवल आपके 3, इन 3 में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं रहा। तो फिलहाल अगर केवल ये प्रश्न आ जाए कि मंत्रिमंडल यानी कि सरकार कुल मिलाकर शामिल जिसमें कांग्रेस हुई, तो टोटल 8 हैं, ध्यान रखिएगा कितने, 8। टोटल 11 में चुनाव हुआ, 8 में कांग्रेस शामिल थी, 3 में कांग्रेस शामिल नहीं थी। पूर्ण बहुमत अगर कभी प्रश्न आ जाए तो 5 है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा इन पे भी चर्चा कर ले, कौन कौन से 11 प्रांत उस समय थे, जानकारी के लिए सुन लीजिएगा। उस समय यूपी का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तो संयुक्त प्रांत, इसमें जो कह सकते हो सीएम बनाया गया, चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया। तो ये नाम भी याद रख लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत, शॉर्ट में जीबी पंत कह सकते हो। तो संयुक्त प्रांत में जीती कांग्रेस पूर्ण बहुमत से, ये पूर्ण बहुमत के भी बता रहे हैं आपको। दूसरा इसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश कह दीजिए, इसके साथ बरार और जुड़ा रहा था, तो बरार साथ में बोलते थे, मध्य प्रांत और बरार। यहां पर ध्यान रखिएगा NB खरे, NB खरे यहां के जो कह सकते हो चीफ मिनिस्टर बने थे, उनका नाम था नारायण भास्कर खरे। तीसरा, ये पूर्ण बहुमत की बातें कर रहे हैं अभी। तीसरा, ओडिशा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, ओडिशा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था इनको, और इसके बाद मद्रास में। 5 तो ये हो गए जहां इनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी। अगर ओडिशा में बताएं मुख्यमंत्री तो विश्वनाथ नाम से एक लोग थे, उनका बना था। बिहार में श्री कृष्ण, यहां विश्वनाथ, बिहार में कोई श्री कृष्ण सिंह थे, उनकी सरकार, वो मतलब चीफ थे। मद्रास में सी राजगोपालाचारी, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, सी राजगोपालाचारी, जो बाद में गवर्नर भी बने, CR बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो ये 5 को पूर्ण बहुमत की बात हो गई। 3 मिलीजुली सरकार कहां थी ये भी जान लीजिए इनकी कांग्रेस की। इसमें असम के मुख्यमंत्री ध्यान रखिएगा बारदोलाई, यानी कि गोपीनाथ बारदोलाई बने थे। असम के बाद मुंबई या बंबई, मुंबई कुछ भी कहते हैं, मुंबई भी एक प्रांत हुआ करता था उस समय। इस प्रांत में उस समय जो सरकार मतलब कह सकते हो गठित की थी कांग्रेस ने, कुछ 4-5 सीटें कम रह गई थी इनकी, तो इन्होंने सहयोग ले लिया था लोगों का, और इसमें BN
खरे नहीं, खेर, खेर थे, बीएन खेर। तो 3 ये प्रांत ऐसे हो गए जहां पर कांग्रेस की सहयोगी सरकार, कांग्रेस के सहायता से। अब सिर्फ सोचने वाली बात है कि कौन से ऐसे 3 प्रांत थे उस समय जो कांग्रेस या कह सकते हिंदुओं का वर्चस्व नहीं था। तो ये 3 हिस्से थे, एक तो पंजाब, बंगाल और सिंध। अच्छा, यहां तीसरा प्रांत हमने छोड़ दिया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। आप याद रखिएगा, यहां पर मुख्यमंत्री बने थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आपने सुना होगा, सीमांत गांधी कहते हैं उनको, डॉक्टर खान कहते हैं। ये बलूचिस्तान का हिस्सा है। उसको उस समय जो नाम हुआ करता था वो पश्चिम उत्तर प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे। तो इसमें थोड़ा एडिशनल पॉइंट याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में चीफ मिनिस्टर बने थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी कांग्रेसी थे। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो विभाजन के विरोध में मत देने वाले व्यक्ति थे, ये बहुत दुखी हुए थे। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था गांधी जी से प्रेरित होकर के, उसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। वो लोग लाल कुर्ता पहनते थे। तो सीमांत गांधी तो उनको कहते ही हैं, पहले उन्हीं गांधी जी से ज्यादा प्रेरित थे वो। तो खान अब्दुल गफ्फार खान उनका नाम था। तो ये वहां ये 3 प्रांत मैंने कहा जहां पर सरकार कांग्रेस की सहायता से बनी थी। बंगाल, पंजाब और सिंध, 3 ऐसे प्रांत थे। सिंध पाकिस्तान में पूरा पूरा चला गया, पंजाब आधा चला गया, बंगाल आधा चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, तो इन तीनों जगह पर कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। पंजाब में जो सरकार बनी थी वो मुस्लिम लीग की भी नहीं थी, इनकी अलग एक पार्टी थी। सिकंदर हयात इसमें, सिकंदर हयात यहाँ के सीएम बने थे। सिंध में मिला जुला कोई मुस्लिम शासक ही था कुल मिला के। और बंगाल में सादुल्ला खान, ये सादुल्ला खान ये बने थे, कह सकते हो चीफ मिनिस्टर। तो ये कुल मिला के 11 प्रांत उस समय थे जहां चुनाव हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास अगला है, देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, ये वैध नहीं है, ये द्वैध है। द्वैध मतलब डबल से है, ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, डायरकी बोलते हैं, सिद्धांत किसने निर्दिष्ट किया? तो ये किसने निर्दिष्ट किया या किसे निर्दिष्ट करता भी, तो किसे है, मैं किसने भी बता देना चाहता हूं। यहां किसे पूछा है, मैं किसने भी बता देता हूं। लियोनिस कार्टिस नाम से थे, लियोनल कार्टिस, ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन का जन्मदाता कौन था, तो लियोनल कार्टिस, ये नाम याद रख लेना। ये द्वैध शासन क्या है? अब यहां ये 4 प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन है, देखें जरा। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदन बनना, यानी लोकसभा राज्यसभा, क्या इसको द्वैध बोलते हैं? 2 सरकारों यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार, क्या इसको द्वैध बोलते हैं? ये तुम्हें यहां पर चेक करना है। 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में रहे और एक दिल्ली में रहे, क्या इसको द्वैध शासन कहते हैं? या प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में बंटना, यानी प्रांतों को जो दिए गए, जैसे कुछ अधिकार प्रांत की सरकार को और कुछ अधिकार केंद्र की सरकार के पास, इसको द्वैध कहते हैं। तो एक्चुअल में बात यही है, इसी को द्वैध कहते हैं, प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 वर्गों में बांटना। इसको सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए एक बार फिर से। द्वैध शासन का मतलब होता है कि जो विषय होते हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, कुछ खास विषय केंद्र के पास रहे और सामान्य विषय राज्य के पास रहे। जैसे उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने पास मेन विषय रखे, जैसे सेना है, विदेशी व्यवस्था है, ठीक है। तो ये कुछ जो डिफेंस है, ये कुछ मतलब जो कह सकते हो कोर पॉइंट थे, वो अपने पास रखे और प्रांतों को कौन कौन से दे दिए, जैसे आप शिक्षा देखो, स्वास्थ्य देखो, सफाई देखो, इस तरह के जो आसान काम थे या कह सकते हो कम महत्वपूर्ण, तो इस तरह की व्यवस्था को द्वैध शासन कहते हैं। इसको सबसे पहले अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए भारत में कब और किसने लागू किया, तो आपने नाम सुना होगा क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने 1965 में बंगाल में लागू किया था, जब मीर जाफर को नवाब बनाया था तब। तो मीर जाफर, मीर कासिम ये लोग थे, तो उस समय इसने व्यवस्था लगाई थी 1965 में कुल मिलाकर के। तो उस समय ये व्यवस्था बंगाल में द्वैध शासन, तो इसको प्रायोजित करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लियोनल कार्टिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 1927 की बटलर कमेटी, आपने नाम सुना होगा HBTI, अब तो यू हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई।
हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये बटलर वही महोदय हैं, उन्हीं के नाम पर ये कानपुर में कह सकते हो एक संस्थान है। खैर छोड़िए, बात करते हैं इन्होंने क्या सजेशन दिया था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था इन चार में से, देखिए जरा। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना था। क्या था? भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, या राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था को लगाना, या भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका ऑप्शन यही सही है। इसमें देखिए इन्होंने एक सजेशन दिया था कि राजाओं को अपने साथ शामिल रखा जाए, इसके लिए एक संघ बनाया जाए, जितने राजा हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाएं, कुछ वरीयताएं दी जाएं, तो हमेशा अंग्रेज सरकार का सहयोग करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। तो ये इनका सजेशन था, तो इसमें लास्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक, देखो प्रश्न आया अंतिम यानी कुल मिलाकर बैठकें हुई कितनी थी? 12 बैठकें। तो 12वीं बैठक की बात कर रहे हैं। पहली बैठक में पीछे बता चुका हूं, फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। पहली बैठक संविधान की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना रखी थी कि भारत के संविधान की क्या रूपरेखा होगी, जिसे बाद में 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो फिलहाल यहां लेकिन 12वीं बैठक की बात है। ये तारीख इंटरेस्टिंग है, 24 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा, अंतिम बैठक 1950। इसी दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। 24 जनवरी को, लागू 26 से हुआ, आखिरी बैठक 24 को हुई। इसी दिन गणतंत्र, ध्यान रखिए, वो जनगण मन यानी कि जनगण मन और वंदे मातरम, इन दोनों को इसी दिन शामिल किया गया या स्वीकार्यता प्राप्त हुई। अगर कभी प्रश्न आए राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो आप डेट बताएंगे, ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950। क्या बताएंगे? जनगण मन और वंदे मातरम। वैसे बता दूं आपको जानकारी के लिए, जो वंदे मातरम है इसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आप जानते होंगे। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, जो सन्यासी आंदोलन हुआ था सन 1760 के आसपास, उस पर आधारित था। उसमें ये वंदे मातरम लिखा गया था। टोटल 5 स्टैंजा थे, जिसे हम लोग आज राष्ट्रगीत कहते हैं। उसका प्रथम स्टैंजा उठा करके हमारा राष्ट्रगीत बनाया गया है। और दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है, इसको सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये सब तिथियां याद रखिएगा, वंदे मातरम की बात कर रहा हूं मैं अभी। 1896 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, ये 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 12वें अधिवेशन में 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। और ये जो जनगण मन है, जिसको हम लोग राष्ट्रगान कहते हैं, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये तो आप जानते हो। इसे सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911, ये 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था। तो उसको उन्होंने राष्ट्रगान चुन लिया दोनों। लेकिन चुनने की जो डेट है, या कह सकते अडॉप्ट करने की जो डेट है, वो 24 जनवरी 1950 है। चलिए अगली स्लाइड पर जाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब हम नया क्वेश्चन, नई स्लाइड लाएं, तो आप क्वेश्चन उसको रोकिए वीडियो को, और आप एक बार अपने आप से ट्राई करिए उन क्वेश्चंस का आंसर, फिर सुनिए मेरी बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा, ये देखिए अगली स्लाइड हमारी है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यहां इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा मैं, यहां पर शब्द आया चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी इसको कंसीडर नहीं किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसका गठन ध्यान रखिए, पहले तो इसको सुन लीजिए आप एक बार। 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 याद रखिएगा, इस सन में गठित किया गया, या कह सकते हो इसको मंजूरी प्राप्त हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अब मैं इस पे बात करता हूं। तो इसको, इसका एकाधिकार समाप्त किया गया। तो ये चार्टर है 1813। यहां दो बातें ध्यान रखिएगा,
एक चार्टर 1800, चार्टर को हिंदी में बोलते हैं राजलेख, क्योंकि राजा के आदेश होते थे उस समय, राजा रानी जो भी इंग्लैंड में होते थे तो उसको चार्टर बोलते थे। तो चार्टर 1813 में ये बात कही गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाय का व्यापार करती रहेगी, उसको एकाधिकार रहेगा, और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार रहेगा। बाद बाकी सब बिजनेस इंग्लैंड या यूरोपियन दूसरे लोग भी कर पाएंगे या कर सकेंगे, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कुल मिलाकर के। तो ये तो यहां पर प्रश्न ने जो पूछा था उसमें ये कहा गया एकाधिकार समाप्त हुआ। तो ये चार्टर था 1813। फिर 1833 में, इसको भी जान लो, एक चार्टर आया 33 में, लगभग 20-20 साल के अंतराल में आए हैं। 1833 में जो चार्टर आया उसमें पूरी तरह इसका एकाधिकार चाय से भी चीन से भी समाप्त कर दिया गया। यानी फिर कोई भी व्यापार, कोई भी यूरोपीय व्यक्ति या इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति व्यापार कर सकता था, केवल यही कंपनी अकेला नहीं कि यही करेगी। तो एकाधिकार इसका समाप्त हुआ। अगर कभी पूछा जाए चाय और चीन को भी, दोनों को शामिल करते हुए, देखो इनको छोड़कर पूछा जाए तो 13 और इनको शामिल करते हुए पूछा जाए तो 33। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। इस प्रश्न पे आते हैं, देखिए निम्न, और हाँ एक और बात, इस 13 वाले का थोड़ा याद रखिएगा। जो चार्टर 1813 में आया था इसमें एक और बात खास है कि 1 लाख रुपए नगद भारतीयों की शिक्षा पर खर्चा करने के लिए बजट रखा था इस चार्टर ने। इस चार्टर में बात थी कि भारतीयों को पढ़ाने लिखाने पे 1 लाख रुपए का खर्चा किया जाएगा। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को डायरेक्ट खर्चा करके पढ़ाने का सोचा। लेकिन एक और साथ में शामिल कर दिया, ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की छूट। तो इस चार्टर की ये खासियतें हैं, थोड़ा याद रखिएगा। अगर कभी पूछा जाए कि सबसे पहले किस चार्टर ने भारत पर खर्चा करने की बात सोची पढ़ाई लिखाई पर, तो आप कहना 1813 यार, 33 नहीं 13 है, ध्यान रखना थोड़ा सा। 1813, और 1813 में ईसाई मिशनरियों को भी भारत में प्रचार प्रसार यानी धर्म परिवर्तन की खुली छूट दे दी गई। इंग्लैंड से, यूरोप से ईसाई मिशनरी आना शुरू हो गई और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। ये चार्टर 1813 की बात है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, हर स्लाइड को रोक करके आप क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया करिए एक बार। चलिए इस स्लाइड को देख लीजिए, आप सोच लीजिए पॉज करके कौन सा आंसर आपका सही है। मैं भी डिस्कस कर ही रहा हूं। भारत का संघीय न्यायालय, संघीय को हम लोग इंग्लिश में फेडरल कहते हैं, यूनियन भी कह सकते हो, फिलहाल फेडरल याद रखिएगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सन 1937 है। एक्चुअल में जो चार्टर या कह सकते हो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसमें वर्णन था या बात कही गई थी कि एक न्यायालय केंद्र में रखा जाएगा जिसे संघीय न्यायालय कहा जाएगा। इसी के आधार पर 37 तक ये स्थापित हो पाया, जिसका मुख्यालय दिल्ली रखा गया, जिसे आजकल हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। मुख्य विशेषता पूछा गया यहाँ पर, तो चलिए हम देखते हैं 1935 में जो थे तीन बातें तो उसमें हैं और एक नहीं होगी। चलो देखते हैं कौन सी नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, अभी पीछे मैंने आपके सामने बात रखी थी बटलर महोदय की, तो उन्होंने इस संघ का प्रावधान किया था, उसी के आधार पर 35 में इसको शामिल किया गया। तो ये बात सही है, इसमें शामिल था। और हमें क्या ढूंढना है, ध्यान रखिएगा, नहीं। जब भी आप प्रश्न किया करिए तो इस पर जरा गौर कर लिया करिए कि इन ऑप्शंस में से है वाला उठाना है या नहीं वाला उठाना है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं और हम सीधा आंसर कर देते हैं, तो उल्टा आंसर हो जाता है। तो प्लीज इस पे ध्यान देना। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, यानी बचे हुए, जैसे समवर्ती सूची होती ना, ऐसे जो विषय नहीं वर्णन हो पाए वो अवशिष्ट कहलाए, तो उनको प्रांतों को दे दिए गए। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात हुआ। भाई 35 के अधिनियम की सहायता से ही तो 37 में चुनाव हुए प्रांतों में, तो स्वायत्तता तो मिली। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। देखो ये बात सही है, ये बात सही है। केवल ये अवशिष्ट विषय ध्यान रखिएगा प्रांतों को नहीं दिए गए थे। अवशिष्ट विषय केंद्र के पास या यूं कह सकते हो गवर्नर जनरल के पास रहते थे। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा, ये बात गड़बड़ है। बात बाकी तीनों पॉइंट ठीक है। द्वैध शासन के बारे में बता दें आपको, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन 1919 में प्रांतों में लागू किया गया था, लेकिन 1935 अधिनियम के तहत
प्रांतों से हटा करके इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। कहां लगा दिया गया? केंद्र में। ये भी प्रश्न आता है, कभी आता है प्रांतों में कब द्वैध शासन लागू हुआ, तो आप कहेंगे 1919। प्रांतों से हटा करके केंद्र में कब लागू किया गया, तो 1935। ये सब याद रखने वाली बात है। चलिए क्वेश्चन अगले पे आते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए देखें। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है। इसमें भारत विभाजन का उल्लेख है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो चलिए एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहला ही सही है वैसे, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आपको जानकारी के लिए बता दें, भारतीय संविधान जब बनाया गया है तो संविधान सभा और सर बी.एन. राव का उसका बड़ा योगदान रहा उसमें। सर बी.एन. राव ने और संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, वहां से कुछ बिंदु उठाए और सबसे ज्यादा लगभग 250 अनुच्छेद, ये मुख्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा, लगभग 250 अनुच्छेद या तो एज इट इज या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमारे भारतीय संविधान में आज भी हैं 1935 अधिनियम के। तो मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए, प्रमुख स्रोत या सबसे ज्यादा प्राविधान कहां से लिए गए, तो 1935 के शासन अधिनियम से लिए गए। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें, यहां बी.एन. राव जी का नाम लिखना इसलिए जरूरी रहा क्योंकि ये जो 1935 वाला शासन अधिनियम बना था, इस अधिनियम के मुख्य प्रारूपकर्ता या कह सकते हो मुख्य सदस्य बी.एन. राव उसमें थे। इसीलिए बी.एन. राव ने लगभग चूंकि उन्होंने स्वयं बनाए थे कई प्राविधान, तो तात्कालिक भारत, स्वतंत्र भारत की परिस्थितियों में जो सेट होने वाले थे वो लगभग 250 अनुच्छेद एज इट इज उठा लिए गए। तो ये यहाँ पर प्रश्न सही है। तो एक आपको जानकारी मिल गई कि बी.एन. राव ने 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसको बनाया था और उसी से 250 अनुच्छेद एज इट इज, बाद बाकी 60 देश। अगर कभी प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में लगभग कितने देशों के संविधानों का सार रखा गया है जो भारत के लिए आवश्यक बिंदु समझे गए, वो 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके निचोड़ करके रखा गया है। चलिए हम लोग अगली स्लाइड पे आते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट, इस स्लाइड को आप देखें थोड़ा और अपने आप एक बार डिसाइड करें। अगर आपको जानकारी पहले से पढ़ रखा है, हम तो प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी के साथ कुछ पॉइंट्स बताते जा रहे हैं आपको। जैसे नेटिव मैरिज एक्ट ये आया, किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका सन तो 1972 है। ये तो सिंपल आंसर हो गया। एडिशनल बात क्या है तो सुनिए, 1972 में लॉर्ड मेयो यानी जो गवर्नर जनरल थे उस समय, ये एक्ट पारित हुआ तब ये नहीं थे। लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे 1972 में। पहली बार जनगणना इन्हीं के समय शुरू हुई, ध्यान रखिएगा। 1972 में ही जनगणना भारत में पहली बार शुरू हुई। और यार मैं सन थोड़ा 1900 लिख जाता हूं, वो 1872 की बात है। और 1881 में फिर विधिवत जनगणना शुरू हो गई। विधिवत यानी 10 ईयर वाली जो जनगणना है वो शुरू हुई, ध्यान रखिएगा, 1881 से। लेकिन पहली बार जनगणना 1872 में। ठीक, कभी हो सकता धोखे से सन 1819 कर जाऊं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुरानी बातें हो रही हैं स्वतंत्रता से पहले की। तो अगर 1972 बोल जाऊं तो समझ लेना 1872 की बात है। खैर, लॉर्ड मेयो, ये आप कमेंट में डालिएगा, मैं करेक्ट करके बताऊंगा। लॉर्ड मेयो थे, लेकिन लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल थी ना, जहां स्वतंत्र वीर सावरकर जी रखे गए थे, वहां पर एक अफगानी कैदी ने चाकू भोंक करके मार डाला था। तो लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक नाम के एक गवर्नर जनरल हुए, ठीक है, यानी ये आ गए। तो इनके कार्यकाल में, नाम याद रखना, नॉर्थ ब्रुक, ये 1872 से 1876 तक रहे हैं। ये सब चीजें हिस्ट्री से भी हैं तो थोड़ा याद रखना तो फायदा रहेगा। तो इनके समय में पारित हुआ ये एक्ट, यानी इसको पारित कराने में मददगार या कह सकते हो मेन सोर्स थे केशव चंद्र सेन। इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, इन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको पारित कराया था। नेटिव का मतलब देसी से होता है, देसी या कह सकते हो स्थानीय।
लोकल कह सकते हो, पास के लोग। एक और बात ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के तहत लड़कों की जो उम्र थी वो 18 साल और लड़कियों की मिनिमम बात कर रहा हूं, कम से कम 14 वर्ष। ये गर्ल्स के लिए 14 वर्ष गर्ल्स की मिनिमम, और बॉयज की हो गई थी 18 वर्ष। ये डिसाइड की गई कि ऐसी उम्र रहेगी शादी की, इस शादी की, मैरिज की है। और साथ ही साथ एक बात ये, इसमें जो शादी करने वाला व्यक्ति था उसको ये घोषित करना होता था कि न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई, न पारसी, न जैन, यानी वो किसी धार्मिक उससे नहीं जुड़ा है। अब जरा केशव चंद्र सेन के बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। मैंने कहा ना एडिशनल कुछ बताएंगे, शायद आपको अच्छा लगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ब्रह्म समाज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। फिर ये जब राजा राम मोहन राय लंदन चले गए 1832 में। अभी एक बात और ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय राजा नहीं थे कहीं के, ये भी ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय, मुगल साम्राज्य का जो शासक था, अकबर द्वितीय, अकबर वो वाले नहीं, ये अकबर द्वितीय ने दी थी। और अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि क्यों दी? क्योंकि इन्होंने, यानी अकबर द्वितीय ने इनको, राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने की सिफारिश करने के लिए। तो ये वहां गए थे, तो उन्होंने कहा था तुमको मैं राजा बना के भेज रहा हूं अपनी तरफ से, जाओ वहां की सरकार से कहो कि मेरी पेंशन बहुत कम है, उसको बढ़ा दिया जाए। एक तो ये बात हो गई। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय वहां गए, वहीं उनकी डेथ हो गई। तो वहां विंस्टन में उनकी समाधि आज भी, 1833 में मर गए थे। खैर, जब ये ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जा रहे थे, तो इन्होंने अपनी संस्था को, यानी ब्रह्म समाज को, दे दिया रविन्द्रनाथ टैगोर के बाबा, जिनका नाम था द्वारिका नाथ टैगोर, उनको। और वो चले गए। द्वारिका नाथ टैगोर उम्रदराज हुए, तो उन्होंने अपने बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर को ये हैंडओवर कर दिया संस्था ब्रह्म समाज। देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन देव को इसमें ज्वाइन कराया, या कह सकते हो इसका हेड बना दिया। जब वो थोड़ा आध्यात्म की ओर मुड़ गए, तो इन्होंने इनको शामिल कर लिया। और ये सन था लगभग ध्यान रखिएगा इनको शामिल करने का 1856 में इन्होंने, अब ये पॉइंट्स याद रखना आप, 1856 में केशव चंद्र सेन देव ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। लेकिन केशव चंद्र सेन देव थोड़ा प्रखर व्यक्ति थे, इन्होंने इस समाज को बहुत प्रचारित और प्रसारित किया, इसकी ख्याति बढ़ गई। किंतु केशव चंद्र सेन देव का कुछ ऐसा विचार हुआ कि इन्होंने हिंदुज्म को एक तरीके से किनारे लगा दिया, ईसाइयत बहुत ज्यादा बढ़ गई और तमाम धर्मों के लोग उसमें घुस के आने लगे। इससे द्वारिका नाथ टैगोर ने देखा कि ये ब्रह्म समाज का रूप कुछ बदलता जा रहा है, तो उन्होंने इनको हटा दिया अपनी संस्था से। थोड़ा पॉइंट आउट करने वाली बात जो मैं बताने वाला हूं, तो ब्रह्म समाज में ये आए थे 1856 में, और इनको 1865 में यहां से निकाल दिया गया। उसके बाद ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बट गया। पहला बन गया आदि ब्रह्म समाज, यानी जो देवेंद्र नाथ टैगोर का था ब्रह्म समाज, उसका नाम हो गया आदि ब्रह्म समाज। और जो इन्होंने बनाया, केशव चंद्र सेन देव ने, इन्होंने बनाया भारतीय ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज की दो शाखाएं एक तरह से हो गई, भारतीय ब्रह्म समाज। ये सन था 1900 निकलता है 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज बना। तो पॉइंट आउट करने वाले जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। कब की? 1828 में। कब की? 1828 में। फिर आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, पहली बार ये ब्रह्म समाज टूटा 1865-66 के बीच में। 66 में बना भारतीय ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन देव, और आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। इसके आगे बढ़ते हैं, बात बढ़ाते हैं। फिर इनके विचारों से काफी लोग खफा हो गए, तो दोबारा इसका विभाजन हुआ, और इसमें से एक संस्था निकल के आई
जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज, यानी अब ब्रह्म समाज 3 हो गए। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। ये 1878 की बात है, 1878 की बात है। इसमें आनंद मोहन बोस, ये सब लिख लेना अपने पास, इसमें आनंद मोहन बोस संस्थापक थे और शिव प्रताप शास्त्री थे, ये इसके संस्थापक थे। इन्होंने अलग ये साधारण ब्रह्म समाज क्यों बनाया, कारण क्या था ये भी बता दें। चूंकि नेटिव मैरिज एक्ट पास कराने में इनका बड़ा योगदान था, यानी इन्होंने आगे बढ़कर के प्रयास किया कि इतनी उम्र लड़कियों की इतना लड़कों की रहेगी, और बाद में कूच बिहार के राजा से अपनी ही कम उम्र की बेटी की शादी कर दी। केशव चंद्र सेन देव की जो लड़की थी जिसकी उम्र 14 साल से काफी कम थी, उसकी शादी इन्होंने कूच बिहार के शासक से कर दी। और जबकि इन्होंने डिसाइड करवाया था कि लड़कियों की कम से कम उम्र रहेगी 14 साल। तो इस बात से इनकी कथनी और करनी में अंतर पाया गया, तो कुछ लोग इनसे नाराज हो गए। इन्होंने अपना अलग से एक ब्रह्म समाज चालू कर दिया। तो ये लॉजिक रहा। ये 1878 की बात है और 72 में पास हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है। ये अभी पीछे प्रश्न में था कि चाय और चीन के साथ तो व्यापार बना रहा, ये 1833 की बात है। और चाय और चीन के साथ व्यापार भी समाप्त हुआ, वो 1813 की बात है, वो 33 में समाप्त हुआ। थोड़ा ये जगह बोलने में हो जाता गड़बड़। मैं फिर से बता दूं, 1813 इसमें चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और चाय बेचने पे भी एकाधिकार बना रहा। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन बाद बाकी सब में लोगों को मौका दिया गया। तो ये बात है। 33 में ईस्ट इंडिया कंपनी का सब कुछ समाप्त कर दिया गया, यानी एकाधिकार समाप्त हो गया, सब लोग व्यवसाय कर सकते थे। तो ये पॉइंट फिलहाल ठीक है। अगली बात करते हैं। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व कम होने लगा तो फिर एक्ट किसका शुरू हुआ? ब्रिटेन के राजा का। इससे पहले कंपनी जिम्मेदार होती, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में कंपनी ने शासन किया है, धीरे धीरे ब्रिटेन की सरकार उसमें इंक्लूड होने लगी। इंक्लूड होने का ये 1813, 1833 ये सब उसी के पार्ट थे। तो ये पॉइंट भी ठीक है कि हाँ अधिकार बढ़ा। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत बात है। अभी भी राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी ही रख रही थी अपने पास, अभी भी, यानी इस सन तक। राजस्व मिलना कब शुरू हुआ ब्रिटेन की संसद को, या संसद का पूर्ण दखल कब शुरू हुआ? वो जब 1857 की क्रांति हो गई। फिर 1858 में जो वहां की महारानी ने घोषणा भेजी, तो उसके बाद से ब्रिटेन का पूरा, यानी वहां के क्राउन का दखल शुरू हुआ। तो थर्ड पॉइंट गलत लिखा गया है। तो इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो ये दो फर्स्ट 2 पॉइंट सही हैं, थर्ड गलत है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हम लोग अगली स्लाइड पे चलेंगे। चलिए स्लाइड को भी देखिए, पढ़िए, प्रयास करिए आप। हम भी डिस्कस करते हैं साथ में। आप रोक करके कर लीजिए, आंसर सोच लीजिए, फिर उसके बाद सुनिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सुनने में आपको कुछ जानकारियां एक्स्ट्रा भी मिलेंगी, मुझे लगता है आपको मदद करेंगी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मैं भी पीछे बता चुका हूं। जब प्रथम शब्द आ गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये प्रथम बैठक कब हुई थी? एक बार फिर से तारीख याद कर लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी और उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और ये परंपरा फ्रांस के अनुसार थी। ठीक है, अगला पॉइंट उठाते हैं। किस वर्ष में जन गण मन अपनाया गया? मैंने आपसे बोला था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही 1950, तारीख भी याद रखिए साथ में, 24 जनवरी। 26 जनवरी नहीं याद रखना, नहीं तो 2 के 26 जनवरी कर लो। 24 जनवरी 1950। ठीक है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये जो स्टेटमेंट है, इसको कहने वाला व्यक्ति ये कहना चाहता है कि जो भारतीय संविधान सभा थी वो राष्ट्रवादी थी,
यानी राष्ट्रवादी मतलब जो राष्ट्रीय लोग हैं, ज्यादा मात्रा के लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, उनका फेवर करने वाली थी, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है जो ये स्टेटमेंट कह रहा है। वो कह रहा अल्पसंख्यकों का ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया, तब भी इतनी संख्या बढ़ गई अल्पसंख्यकों की। खैर ध्यान तो बहुत रखा। अब आप बात करते हैं कहने वाला व्यक्ति कौन था, तुम्हें ये चूज करना है। तो ये आइवर जेनिंग्स थे। इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है भारतीय संविधान पर, बहुत कह सकते हो आलोचना की है कई बिंदुओं पर। तो चलिए इनका नाम याद रखिएगा, आइवर जेनिंग्स। अगले बिंदु पे आते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। प्रथम प्रारूप, प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, यानी सबसे पहला संविधान, या कह सकते हो मोटे तौर पे क्या क्या बिंदु रहेंगे, फिर उन पे चर्चा हुई, कुछ संशोधन हुए, कुछ परिवर्तन हुए, कुछ जोड़ा, कुछ घटाया गया। लेकिन मूल रूप से कह सकते हो, मूल रूप से जो संविधान किसने प्रस्तुत किया, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, जब भी प्रथम प्रारूप शब्द आवे, मूल संविधान बात आवे, तो आप कहेंगे बी.एन. राव। बी.एन. राव के बारे में मैंने पीछे चर्चा की थी, थोड़ा सा और आप सुन लीजिए, एडिशनल जानकारी आजकल ये चर्चा में बहुत है। तो प्रथम प्रारूप इन्होंने प्रस्तुत किया। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। ये बी.एन. राव के बारे में बात मैं कर रहा हूं आपसे। इनके बारे में भी कुछ पॉइंट्स आप जान लीजिएगा। बी.एन. नरसिंह यानी बेनेगल नरसिंह राव, इनके बारे में क्या क्या है सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहली बात आपको जानकारी होनी चाहिए, 1945 के आसपास, बल्कि शुरुआत से अगर हम बात करें 1910, चलो यहीं से बात करते हैं। 1910 में इन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की थी। यानी आज की जो आईएएस परीक्षा है, तो ये बहुत होनहार ब्रिलियंट पर्सन थे। आईएएस पास करना आज भी आप जानते हो डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ऑल इंडिया, तब तो इंग्लैंड से कंपटीशन होता था। तो 1910 में इन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की थी, और ये आईसीएस अधिकारी या आज के आईएएस कह सकते हो, आईएएस अधिकारी थे। सबसे पहला बिंदु 1935 एक्ट जो बना था, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इसको जो लोग बनाने वाले थे उनमें से एक बी.एन. राव जी भी थे। इन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया, और आपको जानकारी है, पीछे बता चुका हूं मैं। इसी 1935 अधिनियम एक तरीके से हमारे संविधान का आधे से ज्यादा हिस्सा है। 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में। 395 में 250 अनुच्छेद, 250 तो इसी अधिनियम से उठाए गए हैं। उसका कारण कि बी.एन. राव सलाहकार थे, उन्होंने जो यहां लिखा था उनमें से खास खास बिंदुओं को फटाफट उठाकर रख दिया। बाद बाकी जो चीजें जोड़ी गई वो 60 देशों के संविधान के अध्ययन से, उस अध्ययन करने वाले मेन ग्रुप के ये हिस्सा थे। इसके अतिरिक्त इनका जो योगदान अगर हम आपसे कहें तो 1939 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज बने। 1939 में बी.एन. राव जी हाईकोर्ट कोलकाता के जज बन गए थे। कोलकाता में जो हाईकोर्ट था वहां के जज बन गए। एक तो ये बात हो गई। इनकी उपलब्धियों पे चर्चा कर ले रहे हैं, पता नहीं कब आ जाए कोई प्रश्न या कभी लिखने को डिटेल में आए तो आप जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। 1944-45 में ये जम्मू कश्मीर के मंत्री भी रहे हैं। ये 1944 और 45 में जेके में जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनकी कह सकते हो कैबिनेट में थे, यानी वो उनके मंत्री थे 1944-45। 1946 में तो संविधान सभा के सलाहकार ही बन गए। अब यहां इन्होंने काम किया 1946 में। इसके बाद 1949, ध्यान रखिएगा, संविधान बनने के बाद 1949 से 1952 तक ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि रहे हैं, यानी भारत का प्रतिनिधित्व किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इनके नाम आती है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आपने सुना है, ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है अगर कोई पूछे, इंटरनेशनल कोर्ट, तो इसका मुख्यालय हेग में है। नीदरलैंड एक कह सकते हो कंट्री है, उसका एक शहर है हेग। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में जब तक ये मृत्यु नहीं हो गई, इसके बाद ध्यान रखिएगा, यानी टिल डेथ, मरने तक ये वहां पर जज रहे हैं। बी.एन. राव जी
टिल डेथ, मृत्यु उपरांत तक, मृत्यु तक इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट में जज रहे हैं जिसका मुख्यालय हेग में है, यानी आखिरी सांस वो जज के रूप में ही उनकी डेथ हुई है। इतना इनको सम्मान प्राप्त हुआ था। और सबसे बड़ी बात, नाइटहुड की उपाधि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी, नाइटहुड की उपाधि भी इन्हें 1938 में प्रदान की गई थी। तो ये इनके साथ इनकी एडिशनल जानकारियां हैं, आपके काम है तो बढ़िया है, नहीं काम है तो आप जानो, आपका काम जाने। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं कुछ फैक्ट्स बताते हुए। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड, आप भी देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही। जो संविधान की प्रस्तावना है, ध्यान रखिएगा, संविधान का जो उद्देश्य है मूल रूप से वो पंडित नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था उसी पर आधारित है, ये स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन, अगले स्टेटमेंट में आते हैं। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ध्यान रखिएगा, जहां पर संविधान को समझने में कठिनाई होती है हमारे जजेस को या वकीलों को, वो उद्देशिका को पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण